हेलो फ्रेंड्स, जेम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट आकांक्षा नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम हिंदी की अगली पाठ्य योजना बनाएंगे, यानी कि पाठ्य योजना क्रमांक 115 बनाएंगे। हम हिंदी की 114 पाठ्य योजना बना चुके हैं और अभी कुछ वीडियो से हम क्लास 7 एनसीईआरटी के लेसन प्लान बना रहे हैं। यदि आप प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर भी आपको विभिन्न सब्जेक्टों की प्लेलिस्ट मिलेगी। हिंदी की प्लेलिस्ट खोलकर आप हिंदी के प्रीवियस सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ्य योजना बनाना। लेकिन यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारे चैनल के न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप समय पर उसका लाभ ले सकें। सबसे पहले आपको डालना है पाठ्य योजना का क्रमांक, जैसे हमने डाला हुआ है। जो भी आपका क्रमांक हो 1, 2 वो डालिए आप। फिर उसके बाद आता है आपको अपना परिचय देना है, तो आप ब्लैक बोर्ड फिलिंग बनाएंगे। आप कॉपी में भी इस तरीके से बनाते हैं और जब आप प्रेजेंटेशन करते हैं कक्षा में भी आपको इस तरीके से बनाना होता है। फिर उसके बाद आप डालेंगे सबसे पहले नाम में आपको डालना है छात्र अध्यापिका का नाम। यदि अध्यापिका है, अध्यापक हैं तो लिखेंगे छात्र अध्यापक का नाम। विद्यालय के नाम में आपको लिखना है JMK, जैसे मैंने लिखा है, लेकिन आपको JMK नहीं लिखना है। आपको वो विद्यालय का नाम लिखना है जहाँ आप अपना प्रेजेंटेशन करेंगे। हो सकता है आपके महाविद्यालय में ही आपका प्रेजेंटेशन कराई जाए, तो आपको अपने महाविद्यालय का नाम लिखना है। कक्षा हमारी 7 का प्रकरण, जैसे मैंने आपको बताया, हम एनसीईआरटी के जो बुक है उससे बना रहे हैं लगातार 7th क्लास के, तो उसी से हमने ये लिया हुआ है पाठ। कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, उपविषय निबंध, और हमारा जो प्रकरण है वो है रक्त और हमारा शरीर। दिनांक, समय, कालांश आप अपनी आवश्यकता अनुसार डालेंगे। प्रकरण को आप तब डालते हैं जब हम उद्देश्य कथन बोलते हैं कि बच्चों आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक आप यहाँ पर बाकी चीज़ें भर देते हैं कक्षा में जाते से ही, और ये आप इसको ब्लैंक रखेंगे। आता है सामान्य उद्देश्य, हमारा जो है पहला पॉइंट। पहले पॉइंट में आपको लिखने होते हैं सामान्य उद्देश्य, जो कि हैं होते हैं हमारे विषय से संबंध, यानी कि हम जो हिंदी है वो बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं, हिंदी विषय पढ़ाने के हमारे क्या उद्देश्य हैं, वो होते हैं हमारे सामान्य उद्देश्य। हमारा पहला सामान्य उद्देश्य है कि विद्यार्थी के वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों के उच्चारण में शुद्धता उत्पन्न करना, विद्यार्थियों के विचार, शब्दों, लोकोक्तियों एवं सूक्तियों के कोश में वृद्धि करना, विद्यार्थियों के चिंतन में क्रमशः स्पष्ट संगतता एवं क्रमबद्धता उत्पन्न करना, विद्यार्थियों को शुद्ध हिंदी का हृदय या गमन करने तथा क्लिष्ट शब्दों के उच्चारण में अभ्यस्त कराना या उनको अभ्यास कराना, इसका विद्यार्थियों में मातृभाषा के प्रति भाव उत्पन्न करना, विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। ये 6 सामान्य उद्देश्य मैंने लिखे हुए हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। हम हर लेसन प्लान में नहीं लिखते हैं ये, तो अभी बहुत सारे लेसन प्लान में हमने पूर्वानुसार डाला हुआ था, इसलिए इस बार हमने लिख दिए हैं, लेकिन आप इनको नोट कर लें जिससे आप अगली पाठ्य योजना में भी इन्हीं को लिख सकें। फिर उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य, जो कि है हमारे टॉपिक से रिलेटेड, यानी हमारा जो टॉपिक है वो हम बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं। हमारा पहला विशिष्ट उद्देश्य विद्यार्थियों को रक्त और उसके हमारे शरीर में कार्य बताना, यानी कि हमारे शरीर में रक्त के क्या कार्य हैं ये बताना। दूसरा विशिष्ट उद्देश्य है यह भी बताना कि रक्त की कमी को किस प्रकार दूर किया जा सकता है, यानी हमारे शरीर में रक्त का क्या कार्य है, क्यों हमारे शरीर में रक्त होना ज़रूरी है और उसकी कमी को हम कैसे दूर कर सकते हैं, क्या पोषक तत्व ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस पाठ में बच्चों को बताएंगे। तो ये हो गए हमारे विशिष्ट उद्देश्य, जो कि हमारे प्रकरण से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हम लपेट श्यामपट्ट, चार्ट, संकेतक, चौक, आप रंगीन चौक भी लिख सकते हैं, यहाँ पे डस्टर इत्यादि का उपयोग करेंगे। चार्ट में आप विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों के चार्ट बनाकर ले जा सकते हैं, प्रोटीन्स के चार्ट बनाकर ले जा सकते हैं। कुछ पाठ्य पुस्तिका में भी मिल जाएंगे, कुछ आप सर्च करके टॉपिक से रिलेटेड चार्ट ढूंढ भी सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, वहाँ पर भी आपको TLM वगैरह भी मिल जाएंगे, उनके पोस्टर भी हमको जो जहाँ भी मिलते हैं, कई पेज में, कई ग्रुप में, वो हम वहाँ अपलोड कर देते हैं, तो वो आप वहाँ से भी देखकर बना सकते हैं। फिर हमारा अगला पॉइंट है पूर्व ज्ञान। बच्चे रक्त शब्द से परिचित हैं, यानी वो रक्त के बारे में जानते हैं, सामान्य जानकारी रखते हैं, ये पूर्व ज्ञान हो गया। पूर्व ज्ञान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे
लेसन प्लान में, क्योंकि पूर्व ज्ञान के अकॉर्डिंग ही हमारे प्रस्तावना प्रश्न होते हैं और प्रस्तावना प्रश्न पूछकर ही हम अपने टॉपिक पर पहुंचते हैं, तो हमारे को बच्चों का पूर्व ज्ञान पता होना चाहिए। कई बार मैं पाठ्य योजना बनाती हूँ, उसमें प्रस्तावना के आंसर सब्सक्राइबर्स अपने बच्चों से नहीं निकलवा पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका पूर्व ज्ञान चेक नहीं करते हैं, तो इसलिए उनको ये नहीं आ पाता है, उनको पता ही नहीं रहता है प्रीवियस पार्ट में उन्होंने क्या पढ़ा है और उनका प्रीवियस नॉलेज क्या है। तो वो क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चे नहीं बता पाते हैं, तो वो कहते हैं कि ये पाठ्य योजना ही गलत है। ऐसा नहीं होता है, पाठ्य योजना गलत नहीं होती है, लेकिन हाँ कभी कभी ये हो जाता है, जैसे अब ये तो ठीक है, लेकिन हम मान लीजिए एसएसटी पढ़ा रहे हैं या मैथ्स पढ़ा रहे हैं, तो उसका प्रीवियस चैप्टर से भी बहुत संबंध होता है कि आपको बच्चे ने आपके प्रीवियस चैप्टर में जो पढ़ा है उसी को अब आपको आगे बढ़ाना है। तो जो आपका पूर्व ज्ञान होगा वो प्रीवियस चैप्टर से होगा, उसके क्वेश्चन भी प्रीवियस चैप्टर से होंगे। तो आप यदि वो नहीं पढ़ा है उनने और आप सीधे अपना टॉपिक, आपने एक टॉपिक चूज कर लिया और उसको पढ़ा दिया, तो बच्चे उसके आंसर नहीं दे पाएंगे। खैर हमारा टॉपिक ये सरल है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। रक्त के बारे में बच्चे जानते हैं और इनके जो हम प्रश्न पूछेंगे वो भी बच्चे जानते हैं, तो वो बता पाएंगे। हमारा पहला प्रश्न है, बच्चों आपको सबसे ज़्यादा मजा क्या करने में आता है? तो बच्चे बताएंगे घूमने में, खेलने में। खेलने पर यदि आप गिर जाते हैं तो क्या होता है? तो चोट लगती है, बच्चे बताएंगे। और ज़्यादा लग जाती है तो उनमें से खून आता है। यदि वो सिर्फ चोट लगती बोलते हैं तो आपको पूछना है और क्या होता है, तो फिर बच्चे बताएंगे कि ज़्यादा लगने पर उनमें से खून आ जाता है। इसलिए मैंने उसको एक ही प्रश्न में लिखा है, क्योंकि कई बार बच्चे यहीं पे आपको मतलब आपको जवाब दे देंगे कि चोट लग जाती है, खून आता है उसमें से, ये हमको चोट लगती है तो बहुत सारा खून निकल जाता है कई बार। तो इसलिए एक ही प्रश्न लिख दिया, आप चाहें तो इसको 2 प्रश्नों में भी बांट सकते हैं। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि खून का पर्यायवाची क्या है? तो ये बच्चों ने पढ़ा हुआ है, तो वो बताएंगे रक्त। फिर हम पूछेंगे रक्त का हमारे शरीर में क्या कार्य है? तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। अब आता है, मान लीजिए आपके बच्चे रक्त शब्द से परिचित नहीं है, तब आप यहाँ क्या करेंगे? तब आप इस प्रश्न को जल्द से जल्द कक्षा में, क्योंकि आपका पर्यवेक्षक देख रहा है, आपको बच्चों को स्वयं फटाक से बता देना है, जिसमें कि आपको नेगेटिव रिमार्क ना मिले। लेकिन यह है कि बच्चों को रक्त हम पहले पढ़ा चुके रहते हैं, क्योंकि हम पर्यायवाची बच्चों को पढ़ाते हैं। मान लीजिए नहीं आता है तो आपको उनको ये आंसर ब्लैक बोर्ड पर लिख के बताना है, फिर रक्त शब्द से उठाकर अगला प्रश्न पूछना है। तो एक थोड़ी छोटी सी टिप हो गई, क्योंकि जरूरी नहीं है, वैसे तो आपके बच्चों को ये आएगा। मान लीजिए नहीं आता है तो आपको ये उनको वहाँ पे बता देना है और उससे रिलेटेड फिर नया क्वेश्चन पूछ लेना है। फिर जो हमारा आखिरी प्रश्न है कि रक्त का हमारे शरीर में क्या कार्य है? ये बच्चे नहीं जानते, तो ये हो गया समस्यात्मक प्रश्न। फिर हम उद्देश्य कथन के माध्यम से कहेंगे कि बच्चों आज हम पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर का अध्ययन करेंगे, क्योंकि वो उनकी पाठ्य पुस्तिका में पाठ 6 है, तो आप कक्षा में उन्हें बताएंगे कि पाठ 6 हम पढ़ेंगे। और यहीं पर जब आप उद्देश्य कथन बोलते हैं तब आप अपना ब्लैक बोर्ड पे प्रकरण डाल देते हैं, जो कि अभी तक आपका खाली रहता है। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, यहाँ पर आप प्रकरण नहीं डालते हैं शुरू में, लेकिन जब हम उद्देश्य कथन बोलते हैं तब आपको ये प्रकरण डालना होता है। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आपको क्या करना होता है? आप कॉलम बनाएंगे इस तरीके से, जिसमें आप शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका व्यवहार, शिक्षण विधि, विद्यार्थी व्यवहार और श्याम पटकारी, ये कॉलम बनाएंगे। विधि का कॉलम आप चाहें तो ना भी बनाएं, तो पहले डाल दीजिए जहाँ पे हमने वो सामग्री डाली हुई है, उसके बाद डाल दीजिए कि शिक्षण विधि हम ये विधियाँ इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यदि कॉलम बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। हमारा पहला शिक्षण बिंदु है आदर्श वाचन, यानी छात्र अध्यापिका शुद्ध शब्दोच्चारण एवं राष्ट्रवाणी का ध्यान रखते हुए आदर्श वाचन करेंगी। आप ये भी लिख सकते हैं, यदि आप इतना शुद्ध तरीके से नहीं लिखना चाहते हैं, कि छात्र अध्यापिका शुद्ध उच्चारण के साथ पाठ का आदर्श वाचन करेंगी। विद्यार्थी क्या करेंगे? ध्यानपूर्वक सुनकर श्रवण करेंगे। ये जैसे मैंने लिखा है पूर्ण मनोयोग से श्रवण करेंगे, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पाठ का नाम आपको ब्लैक बोर्ड पर डालना है। पठन पाठन विधि का यहाँ इस्तेमाल होगा। उसके बाद आता है अनुकरण वाचन, यानी आपने जो पढ़ा है उसका विद्यार्थी अनुकरण वाचन करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों के वाचन को मनोयोग्य पूर्वक सुनेंगी व उसमें निहित अशुद्धियों को दूर करेंगी। पठन पाठन विधि का यहाँ इस्तेमाल हुआ। विद्यार्थी क्या करेंगे? स्वराघात, बालाघात एवं भावानुसार स्तर के उतार चढ़ाव को ध्यान में रखकर अनुकरण वाचन करेंगे।
ये हो गया अनुकरण वाचन। आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि विद्यार्थी अनुकरण वाचन करेंगे। उसके बाद आता है बौद्ध प्रश्न, यानी हम कुछ सामान्य प्रश्न करेंगे जो हमने बच्चों को अभी अभी बताए हैं, उससे रिलेटेड कि प्रस्तुत पाठ का लेखक कौन है, तो वो बताएंगे। आपको ब्लैक बोर्ड पर भी लिखना है। यतीश अग्रवाल। प्रस्तुत पाठ का शीर्षक क्या है, तो बताएंगे रक्त और हमारा शरीर। ये हम क्रॉस चेक करते हैं कि वो हम कक्षा में ध्यान दे रहे हैं या नहीं। प्रस्तुत लेख कैसा है, तो निबंध है। ये आप उनको पहले ही बताएं पाठ का परिचय देते समय, तो वो आसानी से आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। निबंध में किसका वर्णन है, तो बच्चे बताएंगे रक्त व उसके कार्य का वर्णन है। फिर पूछेंगे लेखक ने रक्त को क्या कहकर पुकारा है, तो भानुमति का पिटारा कहकर पुकारा है। तो ये आप ब्लैक बोर्ड पर भी डाल देंगे, जिसमें कुछ बच्चों को जिनको अभी तक नहीं आ पाता उन्हें आ जाए। फिर आता है हमारा अगला जो पॉइंट है वो है काठिन्य निवारण, यानी हम कठिन शब्दों का अर्थ बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर लिखकर बताएंगे। एक तरफ आप शब्द डाल देंगे, एक तरफ अर्थ। उन्हीं की सहायता से आप उनको बोल बोल कर बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए आप बता रहे हैं पीठ ठोकना, तो आप बोलेंगे इसका क्या मतलब होता है, तो बच्चे बताएंगे जैसा भी वो बताते हैं। हो सकता है वो बता ही दें आंसर, तो आप उसको ब्लैक बोर्ड पर लिखें, वरना आप उनको इस तरीके से सारे शब्दार्थ कराएंगे। आपको दोनों जगह लिखने होते हैं, लेकिन मैंने सारे शब्दार्थ पाठ के लिखने की कोशिश की, इसलिए अलग अलग लिखे हुए, क्योंकि ये आपके छात्र अध्यापिका व्यवहार में भी आएंगे और शामपट कार्य में भी आएंगे। यहाँ पे अर्थ कथन विधि का इस्तेमाल होगा और विद्यार्थी शुद्ध शब्द उच्चारण कर, उच्च उच्चारण यानी जोर जोर से बोलकर नवीन शब्दों को वो हृदयगमन करेंगे उसका। फिर उसके बाद आता है मौन पाठ, यानी आप एक बार उनसे कहेंगे कि पाठ को मौन पढ़िए, तो विद्यार्थी छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को मौन पठन के लिए निर्देश देकर उनका निरीक्षण करेंगे। विद्यार्थी क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। पठन पाठन विधि का यहाँ इस्तेमाल होगा। उसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट है वो है विचार विश्लेषण प्रश्न। इसमें आप बच्चों से प्रश्न करेंगे, अनिल और दिव्या कौन थे, वे कहाँ गए थे, तो बच्चे बताएंगे वो भाई बहन थे और वे दोनों अस्पताल गए थे। ब्लैक बोर्ड पर भी आप लिखेंगे। प्रश्नोत्तर विधि का यहाँ इस्तेमाल होगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, आप पूछेंगे दिव्या को क्या बीमारी हुई थी, तो दिव्या के शरीर में लाल रक्त कणों की कमी हो गई थी और इसे एनीमिया कहते हैं। मान लीजिए वो बस इतना ही बताएं, तो आपको एनीमिया उनको बता देना है और ब्लैक बोर्ड पर लिखना है। एनीमिया से बचने का सबसे सरल उपाय क्या है, तो ये अभी हमने पाठ में पढ़ा है, उन्होंने भी मौन वाचन किया है, तो वो सारी चीज़ें बता पाएंगे। पौष्टिक आहार, साफ सफाई, तो ये सब आपको ब्लैक बोर्ड पर भी लिखना है। उसके बाद आता है शामपट प्रारूप, यानी कि जो भी हमने शामपट पर कार्य किया उसका इस तरीके से एक प्रारूप बनाकर लगाना होता है। प्रारूप के लिए आप क्या करेंगे, ब्लैक कार्ड शीट का इस्तेमाल करेंगे, उसको शामपट आकार में काटेंगे और जो हमने शुरू में ब्लैक बोर्ड फिलिंग बनाई थी वो लिख देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ प्रमुख शिक्षण बिंदु आप डाल देंगे, जैसे काठिन्य निवारण डाल दीजिए। फिर उसके बाद आता है मूल्यांकन प्रश्न या पुनरावृत्ति प्रश्न। यहाँ पर आप इनको लपेट शामपट पर लिख कर ले जा सकते हैं, और या फिर आप कक्षा में उनसे यदि आपको याद रह पाते हैं तो बोलकर भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, उनको आप कक्षा में पूछ सकते हैं। ये जो हमने बीच में प्रश्न किए थे वो भी आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। उसके बाद आता है गृह कार्य, यानी आप कक्षा जो भी आपने कक्षा में पढ़ाया उससे रिलेटेड आप घर से करके लाने के लिए उनको जो कार्य देते हैं होमवर्क, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आता है पर्यवेक्षक टिप्पणी। जो भी आपका पर्यवेक्षक होगा वो आपको टिप्पणी देकर बताएगा कि पाठ का प्रस्तुतिकरण कैसा था, अच्छा था, बुरा था, क्या सुधार की आवश्यकता है, यानी लेसन प्लान से रिलेटेड गुड पॉइंट, बैड पॉइंट और उनके सजेशन। उसके बाद आता है हस्ताक्षर के कॉलम, आपके हस्ताक्षर, विषय शिक्षक के हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर, ये तीनों कॉलम आपको बनाने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपकी पाठ्य योजना समाप्त हो जाती है। पाठ्य योजना कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। अच्छी लगती लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप समय पर उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद। जय हिंद।